हम दे रहे हैं आपको 10 सवाल। जो कट ऑफ होगा वो होगा 6 सवालों का। देखते हैं आपके कितने सवाल यहाँ पे सही होते हैं। पहला हमारा सवाल है आर्ट एंड कल्चर से। जो नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके बारे में बताना है कि कौन कौन से फीचर इस टेम्पल आर्किटेक्चर के हैं। मेनली 2 आर्किटेक्चर होता है। पहला होता है हमारा नगरा, दूसरा हमारा होता है द्रविड़ा। नगरा होता है हमारे उत्तर भारत में, द्रविड़ होता है हमारे साउथ भारत में। दोनों के फीचर को मिला दिए गए तो क्या बन गया? ये बन गया वेसार स्टाइल। ठीक है। सवाल हमारा है नगरा वाले के बारे में। द इंटायर टेम्पल इज बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विथ स्टेप्स लीडिंग टू इट। एंट्री टू द टेम्पल इज लेड थ्रू ह्यूज एंड एलिबोरेट गेटवे। गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। ध्यान सुनना, जो मंदिर हैं उसके गेटवे हुआ करते थे द्रविड़ मंदिर में। जो नगरा मंदिर हुआ करता था वो एक प्लेटफॉर्म पे बना। देखो दिख रहा है आपको, ये हमारा है प्लेटफॉर्म जिस पर ये मंदिर बना हुआ है। मेरे यहाँ पर पहला है जो सही है। जो गेटवे है ये फीचर होता है द्रविड़ का। तीसरा देखो, गर्भगृह जो होता है ना ये हमेशा टॉलेस्ट टावर के नीचे होता है। ये हमारा है टॉलेस्ट टावर, इसके नीचे हमारा है गर्भगृह। गर्भगृह में ही मेन जो देवी देवता होते हैं ना वो रखे जाते हैं। मेरा यहाँ पर 3 है जो सही है। क्या आंसर हुआ? सी। 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। अब देखो कुछ फीचर है मंदिर के, उसको देखा जाए। मंडप है जहाँ पर आरती वगैरह होती है, जहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं मंदिर के पास। ठीक है। जो द्वारपाल वगैरह होते हैं वो होते हैं आपके द्रविड़ वाले में। गेट के पास ही एक बड़ी सी मूर्ति होती है, यक्ष होते हैं, यक्षिणी होती है, कुछ होता है वहाँ पे। ठीक है ना। ध्यान सुनना, जो शिखर होता है ये हमारा होता है नॉर्थ इंडिया वाले में। विमान हमारा होता है साउथ इंडिया मतलब कि द्रविड़ वाले में। चलिए एक बात और देखना, जो नगर टेम्पल है ना इसको हम बांटते हैं 3 भागों में। रेखा प्रसाद, फमसाना और वल्लभी। ये 3 टाइप के मंदिर हैं, ये 3 सब डिवीजन हैं उनके शिखरों के आधार पर। अगला जो हमारा सवाल है वो दिया हुआ है कांग्रेस के बनने के पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके बारे में। पूछ रहा है कि इसका सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है, मतलब कौन पहले बना कौन बाद में बना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। तीनों के बारे में देखते हैं बारी बारी से। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसको फाउंड किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में, 1866 में। जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसको शुरू किया गया था बरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और कीर्तिलंग के द्वारा 1885 में, मतलब जिस साल कांग्रेस शुरू हुआ था ना उसी साल। जो पूना सार्वजनिक समाज जो सभा है इसको शुरू किया गया था 1867 में। जो एमजी रानाडे हैं, महादेव गोविंद रानाडे जी हैं, इनके द्वारा। ये गवर्नमेंट और जो लोग हैं उनके बीच में एक लिंक की तरह काम किया करता था। तो पहले कौन हुआ? पहले हमारा हो गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पहला, फिर आया पूना वाला तीसरा, फिर आया बॉम्बे वाला। तो 1, 3, 2 ए इज द करेक्ट आंसर। इन तीनों के अलावा हमारे पढ़ना है मद्रास महाजन सभा। इसको फाउंड किया गया था 1884 में। जो वरगवाचारी हैं, सुब्रमण्यम अय्यर हैं और जो अनंत चार्लू हैं इनके द्वारा। इंडियन लीग शुरू हुआ था 1875 में। जो एस.के. घोष जी हैं, शिशिर कुमार घोष जी हैं, उन्होंने शुरू किया था ताकि जो राष्ट्रवाद की भावना है वो लोगों में लाई जा सके, जो पॉलिटिकल एजुकेशन है उसको फैलाया जा सके। अगला हमारा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसको हम लोग इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, INA के नाम से जानते हैं। इन्होंने सुपरसीड किया था नेशनल लीग को, इंडियन लीग को, जिसे फाउंड किया गया था 1876 में। किनके द्वारा? जो सुनत बनर्जी हैं और जो आनंद मोहन बोस हैं इनके द्वारा। 51 में फाउंड किया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी। और जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है ये मर्ज हो गया और क्या बना? यह बना मेरा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये जो मर्जर हुआ था ये हुआ था 1851 में। अगला हमारा सवाल है जो सतनामी रिवोल्ट है उसके बारे में। ये न्यूज़ में है क्योंकि डाउन टू अर्थ में और द हिंदू में भी न्यूज़ आई है इस रिबेलियन के बारे में। अच्छा, अगर सवाल पूछे आपसे कि जो सतनामी रिबेलियन है, सतनामी रिबेलियन के दौरान मुगल शासक कौन था? वो थे औरंगजेब।
Satnami revolt was an armed conflict between Mughal and local peasant fought in the 17th century. Satnami was a dharmic body consisting of mostly peasant, artisan and low caste people. दोस्तों दोनों में से जो दोनों बातें हैं वो सही है। हुआ क्या था कि 1672 में जो नरनौल जो इलाका है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मुग़ल और पीजेंट के बीच में। एक मुग़ल सोल्जर ने एक सतनामी को मार दिया, सतनामी ने मुग़ल सोल्जर को मार दिया। अब हुआ क्या कि मुग़ल सोल्जर के मारने के बाद जो जैसे कि वहाँ पर जो सत्ता है उनको लगा कि यार हमारे आदमी को मार दिया, हमारी सेना को मार दिया। उन्होंने सोल्जर को भेजा उनको सबक सिखाने के लिए सतनामी को। जो लड़ाई है वो हुई थी कब? 1672 में। 5,000 सतनामी थे, वो लड़े थे मुग़ल ट्रूप से। और मुग़ल ट्रूप उस समय नॉर्थ इंडिया में नहीं थे, वो साउथ इंडिया में अपने उसमें थे, जो था ना उनका डेक्कन का जो वो वहाँ पे। तो हुआ क्या कि जो मुग़ल की जो सेना थी, जो भी बची कुछ सेना थी यहाँ पे इस इलाके में, इसको ने खदेड़ दिया और बीरबल की अध्यक्षता में इनकी लीडरशिप में अपना शासन वहाँ पर चलाया। अब समस्या की बात हुई मुग़ल सम्राट के लिए, उन्होंने अपनी जो फौजें थीं वो भेजी, इनको हटा करके फिर से मुग़ल सत्ता वहाँ पर स्थापित हुई इस इलाके में। जो सतामी थे वो जनरली लो कास्ट पीपल थे, जो थे पीजेंट, आर्टिशन, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर वगैरह। वो कास्ट वगैरह नहीं मानते थे यहाँ पर, और जो रैंक था हिंदू मुस्लिम दोनों से आते थे। दे फॉलोड अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। एक बात और सुनना, जब इस सतामी मूवमेंट हुआ था ना, तो जो लोकल ज़मींदार थे वो राजपूतों का साथ दिया था। मेरा यहाँ पर पहला दूसरा सही है, सी है जो मेरा यहाँ पे, सॉरी जो मुग़ल है ना उनका साथ दिया था राजपूतों ने, जो कि वहाँ पे लोकल ज़मींदार थे। सी आंसर है। अगला हमारा सवाल है साइमन कमीशन के बारे में। क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी साइमन कमीशन ने? एबोलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, कंटिन्यूएशन ऑफ डायरकी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 के एक्ट के द्वारा। कहाँ पर? प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस में डायरकी डाली गई थी 1919 के द्वारा। 1935 का जो एक्ट था इसने डायरकी डाल दी थी सेंटर में। कहाँ पर? केंद्र में डायरकी डाल दी थी। डायरकी होता क्या है? डायरकी का मतलब ये होता है कि जो विषय होंगे ये बांटे जाएंगे दो भागों में। एक होता है रिजर्व्ड, दूसरा होता है ट्रांसफर्ड। ठीक है, इनमें से जो विषय, देखो हुआ क्या ना कि कुछ विषय को रख दिया गया गवर्नर के लिए। गवर्नर था ना, कुछ विषय पर रूल करता जो मंत्री थे उनकी एडवाइस पर, और गवर्नर दूसरे विषय को पर रूल करता अपने जो ऑफिशियल थे उनके एडवाइस पर। तो ये दोस्तों बांट दिया गया था दोनों भागों में, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड वाले में। पहले था कहाँ पर? 1919 वाले एक्ट में बांटा गया था प्रोविंस में। 1935 वाले एक्ट में किया गया कि प्रोविंस में वहाँ पर ला दिया गया एक क्या? पीपल्स गवर्नमेंट, मतलब कि वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करी गई। मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है ना कि जो गवर्नर हैं वो अब केवल मंत्री के एडवाइस पर ही काम करेंगे। डायरकी लगा दी गई थी केंद्र में। ठीक, तो ये बातें हुई। अब हम देखते हैं साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे। 1927 में दोस्तों 2 साल पहले ही अपने शेड्यूल से साइमन कमीशन आ गया था। इसका पूरा नाम था स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है ना, इसमें 7 मेंबर थे। इसको चेयर किया था जॉन साइमन ने। क्यों आए थे? जो नया संविधान बना था 1919 वाला, वो कैसा काम कर रहा है, क्या उसमें संशोधन चाहिए, इन सब बातों पर रिपोर्ट करने के लिए कमीशन आया था। इसमें सारे जो मेंबर थे वो ब्रिटिश थे, इसी कारण से इस कमीशन का विरोध किया गया था। सभी पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध किया, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, सब ने। कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1930 में। इन्होंने ये कहा कि जो प्रोविंस में डायरकी है उसको एबॉलिश कर दिया जाए, प्रोविंस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाए। दोनों काम किए गए थे 1935 वाले एक्ट में। अभी मैंने बताया 35 वाला एक्ट में प्रोविंस में डायरकी हटा दी गई, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाया गया और एक फेडरेशन की स्थापना करी गई जो प्रिंसली स्टेट था और ब्रिटिश इंडिया था उसके बीच में। भले ही ये जो फेडरेशन है वो अब जैसे कि अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि इसमें कभी जो हमारे थे ना स्टेट, उन्होंने कभी इसमें शामिल ही नहीं हुए। तो ये बातें हो गई। अब ये जो कमीशन का रिपोर्ट था ना, इसको कंसिडर करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए।
अगर सवाल पूछ दे उठा करके आपको ऐसे कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए ब्रिटेन में, वो किस लिए हुए थे? साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन को डिस्कस करने के लिए हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो कम्युनल इलेक्टोरेट था, इसको अबॉलिश करने के लिए बात नहीं कही गई थी। ठीक है, डायरकी को किया गया था अबॉलिश इसके द्वारा, मेरे यहाँ पर 2 गलत हो गया। यहाँ पर फेडरेशन बनाया गया था, मेरे यहाँ पर 3 है जो सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है ज्योग्राफी से, एलुवियल सॉइल के बारे में। दीज आर डिपोजिशनल सॉइल। होता क्या है कि जो नदियाँ ऊपर से आती हैं तो जो पत्थर वगैरह होती है ना, रेत वगैरह, उसको तोड़ते तोड़ते काफ़ी छोटे छोटे कण कर देती हैं। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अपने मैदान में, अपने बाढ़ के मैदान में उसको डिपॉजिट करती हैं। ये हमारा है गंगेटिक प्लेन, गंगा का प्लेन, देख रहे हो यहाँ पे। तो होता क्या है, यहाँ पर नदियाँ अपने जो गाद है उसको जमाती हैं। ये सब होते हमारे हैं एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। दीज सॉइल कंस्टिट्यूट मोर देन हाफ ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। क्या आप देख पा रहे हैं कितने कम एरिया में है ये वाला? इसलिए मैंने यहाँ पर मैप लगाया है देखने के लिए कि हाँ कितनी कम एरिया में हमारा ये एलुवियल मिट्टी है। They typically swell and become sticky when wet and shrink when dried। ये प्रॉपर्टी है काली मिट्टी की। किसकी? ये काली मिट्टी की प्रॉपर्टी है। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जब ये भीगता है तो गीला होने पर ये चिपचिपा बन जाता है, और जब सूखता है ना तो ये सिकुड़ता है, इसमें दरारें पड़ जाती है। क्या होती हैं? दरारें पड़ती हैं, और मिट्टी में अपने आप प्लॉटिंग हुई हुई दिखाई देती है। मतलब क्या? उसमें पूरी ज़मीन में दरारें आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर जुताई हो गई अपने आप। ये प्रॉपर्टी है काली मिट्टी का, न कि एलुवियल सॉइल का। जो काली मिट्टी है इसकी वाटर को पकड़े रहने की क्षमता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पर 3 काट दिया, मेरा यहाँ पर सी कट गया, मेरा यहाँ पर डी कट गया, और मेरा यहाँ पर 1 तो मेरा सही था ही, समझो ना। बात थी केवल 2 की, जो आपने मैप से यहाँ पे देख लिया। मेरा आंसर केवल यहाँ पे है 1। कहाँ कहाँ पे है? जो डेल्टा है ईस्ट कोस्ट के वहाँ मिलता है, जो रिवर वैली है वहाँ मिलता है। ये डिपोजिशनल सॉइल है, ये केवल 40% जो एरिया है उसको कवर करता है। ध्यान सुनना, ये जो देख रहे हो ना हमारा कोस्टल एरिया, ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर भी आपको मिलता है। ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर भी आपको मिलता है एलुवियल सॉइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियाँ आती हैं, अपना डेल्टा बना। ध्यान सुनना, वेस्टर्न कोस्ट पर डेल्टा नदियाँ नहीं बनाती, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन कौन से कारण हैं आपको मेंशन करना है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है आपको इसका आंसर पता होगा। या फिर सिंपल बात समझो, ये पूरा पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर चट्टानें होती हैं और काफ़ी कड़ी भूमि होती है। अब बताओ कि डेल्टा यहाँ पर क्यों बनता है और डेल्टा यहाँ पर क्यों नहीं बनता? आखिर क्या कारण है कि ईस्टर्न कोस्ट पर यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं नदियाँ, वेस्टर्न पर नहीं बनाती? अगला जो हमारा सवाल है, देखो यहाँ पे एक बात और देख लो। जो मिट्टियाँ हमारी हैं ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, उसके चित्र, ये हमारी है काली मिट्टी, ठीक, ये हमारी है एलुवियल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये हमारा है रेड, लाल मिट्टी, ये हमारा है लेटराइट मिट्टी, ये हमारा है क्या, रेगिस्तानी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी हो गई ये हमारा हो गया जैसे कि हमारा माउंटेन या फिर जंगली मिट्टी, ये हमारा हो गया सलाइन एंड अल्कलाइन मिट्टी, ये हमारा हो गया पीटी एंड मार्शी सॉइल, जहाँ पर कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ से मीथेन काफ़ी ज़्यादा निकलता है क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है। चलिए अगला हमारा सवाल है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये जो एक्ट पास कराया गया था ये इसलिए कराया गया था ताकि माउंटबेटन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्या किया जा सके? इम्प्लीमेंट करके भारत और पाकिस्तान को जो 2 कंट्री है ना, जो दो डोमिनियन है, उनका निर्माण किया जा सके। इट एम्पावर्ड संविधान सभा ऑफ 2 डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी संविधान फॉर देयर नेशन। बिल्कुल सही है, 2 डोमिनियन बने थे, 2 संविधान सभाएं बनी थी, दोनों को अपने अपने देश के लिए संविधान बनाना था। क्या इन्होंने फ्रीडम दिया प्रिंसली स्टेट को आइदर टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंस? जी हाँ जी, जो प्रिंसली स्टेट था उन पर जो पैरामाउंटेसी था उसको हटा दिया। मतलब कि जो अब ब्रिटेन की रानी होगी वो अब सामग्री नहीं होंगी। ये जो डोमिनियन, जैसे कि ये जो हमारे स्टेट्स हैं ना, वो आज़ाद हो गए, या तो भारत को ज्वाइन करें
या पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फिर अपना वो इंडिपेंडेंट रहे। इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिपेंडेंट डोमिनियन क्यों? क्योंकि ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है ना, इसको भी रिपील कर सकते थे। जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है इससे बाहर आ सकते थे। अब ये ब्रिटेन के अधीन नहीं थे। समझ गए बात? तो यहाँ मेरा यहाँ पर तीनों सही है, डी है मेरा आंसर। अगला हमारा सवाल है, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनता है 15 डिग्री के अलोंग। देखो ये हमारा है इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है ना। 15 डिग्री आप तो आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पर जो बनता है जेट स्ट्रीम वो किसके प्रति, जैसे कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जेट स्ट्रीम ईस्टर्ली के बनते ही बर्स्ट ऑफ मानसून आता है। मेरा यहाँ पर भी सही है। जब ये हमारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आता है ना, तो वो ईस्टर्ली वाला क्या करता है, वो रिट्रीट कर लेता है। देखो यहाँ पे एक हमारा है पोलर जेट स्ट्रीम, इसके वीक होने से पोलर वॉर्टेक्स बनता है। अभी मैं तो बताऊंगा इसको, इसके समझाने के बाद, ठीक है ना। ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ गति से मूव करती हैं, इनकी वेलोसिटी काफ़ी हाई होती हैं। ये वीवी ये यहाँ पर चकराती हुई से चलती हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इनका पाथ जो होता है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है, इस तरह से। चलिए ये देखा आपने, जब हमारा नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है ITCZ का, ये क्या होता है? ITCZ वो पोजीशन होता है ना जहाँ पर आकर के विंड्स, जैसे कि हमारे जो होती है ना ट्रेड विंड्स, वो आकर के मिलती हैं वहाँ पे। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पर विंड्स आकर के कन्वर्ज होती हैं। जब विथड्रॉल होता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, तो उसके बाद ईस्टर्ली वाला यहाँ पर आता है, इसके साथ ही बर्स्ट ऑफ मानसून यहाँ पर दिखाई पड़ता है, अचानक से बारिश होनी शुरू होती है। अब देखो, अगर पोलर, देखो यहाँ पे अगर हमारा जेट स्ट्रीम स्ट्रांग है तो ये जो ठंडी हवाएं होती है ना, इसको बांधे रखती हैं। मगर जैसे ही ये स्ट्रीम हमारा वीक हुआ तो होता क्या है कि जो हमारी जो ठंडी हवाएं हैं पोलर वाली, वो नीचे की ओर फैलती हैं और हमको पोलर वर्टेक्स दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल है, हमने दिया है आपको आइलैंड इंडियन ओशियन के, और कौन से कंट्री संबंधित है आपको वो बताना है। रियूनियन, कोकोस, क्रिसमस आइलैंड। यहाँ पर दे रखा है फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। अब सोचो, फ्रांस कहाँ से है इंडियन ओशियन में, यूके कहाँ से आया? फ्रांस और यूके दोनों कॉलोनियल पावर थे, दोनों की कॉलोनी हुआ करती थी इंडियन ओशियन में। इनके कई सारे ओवरसीज टेरिटरी हैं, अलग अलग जगह पर बसे हुए, ठीक है। तो देखो पूरा दे रखा है मैंने। स्कोट्रा ये किसका है? यमन का है। ट्रोमलिन फ्रांस का। कोको संबंधित ऑस्ट्रेलिया से। क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया से। रियूनियन और ग्लोरिसो आइलैंड है वो फ्रांस का है। अशमोर और कार्टियर किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। रियूनियन किसका हो गया? ये हो गया फ्रांस का, मेरा पहला सही है यहाँ पे। क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया का है। कोकोस ऑस्ट्रेलिया का है, यूके का नहीं है। पहला, तीसरा सही, दूसरा गलत हो गया। मेरा आंसर आ गया यहाँ पे सी। 1 और 3 ओनली आर करेक्ट। अगला सवाल ये है यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का कि इनमें से कौन कौन से जो जीव हैं वो प्लांट की बीमारियां फैलाते हैं। बर्ड, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में किसी को भी एलिमिनेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप नहीं कह सकते कि बर्ड नहीं फैलाती बीमारियां, धूल उड़ने से नहीं होती, रेन से नहीं होती, विंड ब्लोइंग से नहीं होती। हो सकता है कि विंड ब्लो होने से जो जीवाणु है, विषाणु है, वो ट्रांसपोर्ट होते हों, डस्ट के साथ ट्रांसपोर्ट होते, तो बीमारी तो होगी ही, है ना। 1, 2, 3 और 4 आपको ऐसे में चारों मार्क करके आना है। अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते को लॉजिकल दे करके, तो आप सही मान के चलिए। यहाँ पर डी मेरा है जो करेक्ट आंसर है। देखो, वैसे भी सीड के द्वारा, प्लांट डेब्रिस, मैन्योर, सॉइल, इन सब के द्वारा बीमारियां प्लांट की होती हैं। अगला हमारा सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का ही, कौन से कॉन्सिक्वेंस है सैंड माइनिंग का और जिसे कि जो करते हैं ना रिवर बेड में उसका। डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। एक बात तो क्लियर है, ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन होगा सैंड की माइनिंग से, क्योंकि वाटर प्योरीफाई होना कम हो जाएगा, क्योंकि सैंड जो है ना फिल्टर का काम करता है वहाँ पे। दूसरी बात, जो वाटर टेबल है ना वो और नीचे चली जाएगी। अब बात आ गई हमारे पहले की, यहाँ पर दोस्तों कोई प्रूफ नहीं है कि जो सैलिनिटी है वो घटेगी, वो बढ़ती है अगर रिवर अपने ओशियन के नज़दीक हो तो। मेरा पहले यहाँ पर गलत हो गया। 2 और 3 सही है,
बी मेरा है जो करेक्ट आंसर है।